फिर तायसुंग सांगजिन के गर्दन को दबाकर उठाने लगता है और वो गर्दन को और जोर से दबाने लगता है और इस वजह से उसे भी दिक्कत हो रहा था। फिर तायसुंग गुस्से से कहता है, सांगजिन कमीने कहीं के, क्या तुम्हें एक मामूली सा फायर बॉम्ब भी ठीक से फेंकने नहीं आता? क्या तुम इस बात को भूल गए हो कि मैं तुम्हारे वजह से अभी मरने ही वाला था? फिर सांगजिन कहता है, मेरे सामने अचानक लैंड मरमिट आ गया था। फिर मिही चिल्लाते हुए कहती है, तायसुंग तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम उसे ऐसे ही पकड़े रहे तो वो मर जाएगा। फिर तायसुंग उसे फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत अभी अच्छी है। फिर तायसुंग उसके पास आता है और कहता है, अगली बार कोई भी गलती करने से पहले इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि इसका नतीजा क्या होगा। फिर उसके बालों को पकड़ता है और उसे उठाते हुए कहता है, तुम पहले अपने जगह को अच्छे से जानते थे, लेकिन ऐसा लगता है तुम यहाँ आने के बाद अपने जगह को भूल गए हो। तुम कहीं भी हो, कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम अपने हारे हुए फादर के जैसे हो जो दूसरे के नौकर बनते हैं। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का दिखावा करना बंद करो। इसलिए ये रून्स को मैं अपने पास रख लेता हूँ। वो रून्स के तरफ हाथी बढ़ाता है, तभी अचानक से उसी रून्स के पास डैगर आ जाता है, जिसे देखकर तायसुंग कहता है, अब ये क्या बकवास है? फिर हानसू कहता है, तुम उसके रून्स को नहीं ले सकते। फिर तायसुंग कहता है, क्या तुम सच में रून्स को इस डरपोक को देना चाहते हो? रून्स को इसे देना मतलब कचरे में फेंकने के बराबर है। क्यों ना हम इसके रून्स को एक दूसरे में बांट लें? सच में कहूँ तो हम इसके बिना अपने काम को और भी अच्छे से कर सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और वो इस बीच काफी गुस्सा भी होता है। फिर हानसू कहता है, मैंने पहले ही कह दिया था कि सभी में रून्स फेयर तरीके से बटेगा, इसलिए तुम किसी के साथ भी खिलवाड़ करके उसके रून्स को नहीं ले सकते। फिर तायसुंग मुड़ जाता है और गुस्से से हल्की आवाज में कहता है, खिलवाड़ करना क्या बकवास बात है? आगे चलकर तुम बाद में इसका खुद रिग्रेट करोगे। फिर हानसू सांगजिन से कहता है, क्या तुम्हें अब खड़ा होना भी सिखाना पड़ेगा? और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने हिस्से को दूसरे को ना दो। फिर सांगजिन अपने रून्स को उठाने लगता है और हानसू वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके पास मिही आती है और कहती है, कहीं तुम हमारे वजह से गुस्सा तो नहीं हो? मेरा मतलब था कि अभी के सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसे लगा कि तुम हमें आपस में ही फाइट करते देख काफी गुस्सा हो गए होगे। फिर हानसू कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पहले से ही लगा था कि कुछ ऐसा होगा। फिर मिही कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ आखिरी तक रहोगे या तुम किसी भी पल हमें छोड़ के चले जाओगे? फिर हानसू कहता है, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो या नहीं। तुम लोग वैसे भी काफी अच्छा कर रहे हो, तो अभी इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हानसू सोचने लगता है, ज्यादातर स्टेमिना और स्ट्रेंथ टाइप के रून्स ड्रॉप हुए हैं और ये बेसिक्स है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और वैसे भी शुरुआत में स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि मैं उस नंबर तक पहुंचने वाला हूँ। फिर हमें उसका सिस्टम विंडो दिखाया जाता है, जहाँ उसका स्टेमिना बढ़ के 24.5 से 24.8 हो जाता है और वो सोचता है, मुझे बस एक और की जरूरत है। फिर तभी अचानक से असिस्टेंट आ जाता है जो कहता है, तुम्हारा स्टेमिना और स्ट्रेंथ 50 तक पहुंच चुका है। और सिस्टम नोटिफिकेशन भी आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने फर्स्ट अचीवमेंट को पा लिया है। और वो असिस्टेंट हानसू को कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है। फिर हानसू एक स्माइल करता है और मनी मन सोचने लगता है, मैंने ये कर लिया। फिर वो असिस्टेंट आता है और कहता है, तुम तो वही प्लेयर हो जिसने अपना हाथ उठाया था। मैं भी सोच रहा था कौन है जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है तुम्हारे बारे में सोचना मेरा गलत फैसला नहीं था। फिर वो उसके पास आता है और कहता है, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो लोग मेहनत करते हैं। तुम सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर मिही कहती है, ये तो ठीक नहीं है। उसके बाद मिही डरते हुए कहती है, ये तो अनफेयर है, हम लोगों के फिजिकल स्टेट शुरू से ही अलग थे। फिर असिस्टेंट कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो हमें उसे खत्म भी करना चाहिए। फिर वो असिस्टेंट मिही के पास आ जाता है और कहता है, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारते क्योंकि हम तुम्हें पसंद नहीं
नहीं करते। फिर वो उसके बहुत पास आ जाता है और कहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अपने बाउंड्रीज को पार कर देते हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है तुम भी उन्हीं में से एक हो। और उसकी बात सुनकर तो मिही बहुत घबरा जाती है। वो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो कहता है, तुमने क्या कहा था कि ये अनफेयर है, दूसरों के जैसे तुम्हें भी गिफ्ट नहीं मिल पाया, इसलिए तुम भी दूसरों से अलग नहीं हो, और लाइफ हमेशा शुरू से ही अनफेयर होता है। वो असिस्टेंट हांसो के पास आता है और कहता है, बकवास बहुत हो गया, अब बारी है गिफ्ट का। फिर हांसो सोचने लगता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि इनाम क्या होने वाला है। फिर वो असिस्टेंट कहता है, तुमने स्टेट्स के कॉम्बिनेशन के सर्टेन नंबर को पार कर लिया है, इसलिए इनाम में तुम्हें तुम्हारे चॉइस के 3 रून्स मिलेगा। तो तुम कौन से रून्स को चाहते हो? क्या ये डेक्सटेरिटी या सेंस के रून्स हैं, या तुम्हारे हीलिंग रून्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम्हारे पेट में एक होल भी हो जाए तो भी उसे ये हील कर सकती है, साथ ही तुम्हारे ऊपर कोई पॉइजन का भी असर नहीं होगा। और उसकी बात सुनकर मिही, सांगजिन और ताइसुंग तीनों हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं, अगर हीलिंग रून मिल जाए तो हम किसी भी बड़े खतरे से बच सकते हैं। फिर हांसो कहता है, किसी भी तरह से। और वो तीनों सोचने लगते हैं, कम से कम हांसो उसमें से हमें एक रून को तो दे ही सकता है। फिर हांसो कहता है, कोई ऐसा रून है जो मैजिक से इम्यून हो? फिर वो असिस्टेंट कहता है, अच्छा। वो चुटके बजाते हुए पहले के 3 रून्स को गायब कर देता है और 3 नए रून्स को लेकर आता है, जिसे देखकर उन तीनों के मुंह पे निराशा छा जाता है। फिर असिस्टेंट कहता है, ये है वो रून्स जो तुम चाहते हो। हांसो उन रून्स को ले लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, वो बिल्कुल भी किसी चीज की परवाह नहीं करता। क्या इस तरह का चाल चलना ठीक होगा? हीलिंग रून्स काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी फिजिकल और मैजिकल इम्यूनिटी काफी इम्पोर्टेंट है। ये रून्स ट्यूटोरियल में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। फिर बताया जाता है, सिर्फ स्टेमिना को बढ़ाने से एक्टिविटी और रिकवरी की स्पीड अफेक्ट होता है, कि इन रून से फिजिकल और मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस वजह से फंडामेंटल डिफेंस और इम्यूनिटी बढ़ जाता है। फिर हांसो सोचने लगता है, कुछ हद तक मैं फिजिकल अटैक को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैजिकल अटैक बिल्कुल अलग होता है। वो रून्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इसको सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है, जहाँ मैजिकल इम्यूनिटी आ जाता है, जो 13 होता है। फिर वो असिस्टेंट बगल में एक स्पेस क्रैक करता है और कहता है, मेरा काम हो गया, तो मैं अब जा रहा हूँ। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो हम फ्यूचर में मिलते हैं, हैंडसम ओप्पा। और ओप्पा जो है वो सिर्फ लड़की लोगों के बोलते हैं, इसलिए ये बात सुनकर तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं और वो लोग ये समझ जाते हैं कि ये असिस्टेंट एक लड़की है। फिर हांसो कहता है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, और तुम लोग के चेहरे का एक्सप्रेशन इतना अजीब क्यों है? फिर वो लोग कहते हैं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो लोग 3rd फ्लोर में आ जाते हैं और मिही एक लैंड मरमेड को मारते हुए सोचती है, ये पहले से काफी ज्यादा आसान है। फिर मिही हांसो को देखकर सोचने लगती है, क्या वो फिर से कुछ बनाने वाला है, जैसे वो उस समय पॉइजन बनाया था? फिर वो हांसो को गौर से देखने लगती है और सोचती है, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बदली है, जैसे उसकी स्पीड पहले थी अभी भी वैसी ही है। फिर मिही कहती है, तुम्हारे पास तो कई सारे रून्स हैं, तो अभी भी तुम्हारी स्पीड पहले की ही जैसे क्यों है? फिर हांसो सोचने लगता है, इसकी नजरें काफी तेज हैं। फिर हांसो कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। फिर वो अपने हाथ के पैटर्न्स की तरफ दिखाता है। फिर मिही कहती है, ये क्या है? फिर तभी हांसो के हाथ से रून्स निकलने लगता है। फिर हांसो कहता है, मैं रून्स को इकट्ठा कर रहा था, तुम भी ये कर सकते हो, तुम्हें बस सोचना है और तुम अपने हाथों में रून्स को कलेक्ट कर सकते हो। फिर मिही कहती है, तुम इसे कैसे जानते हो? हांसो कहता है, ये मुझे स्पेशल एबिलिटी की वजह से पता चला। फिर मिही कहती है, मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ। फिर हांसो कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिही कहती है, लेकिन क्यों? फिर हांसो कहता है, सबसे पहले बात तो ये कि इस वजह से हंट करना और धीरे हो जाता है और हम ज्यादा रून्स को कलेक्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि अगर हम मारे गए तो रून्स वैसे भी बेकार हो जाएगा। अगर मैं मारा गया तो मैंने जितने भी रून्स इकट्ठा किए हैं वो सभी ड्रॉप हो जाएंगे। फिर सांगजिन कहता है, तो तुम क्यों रून्स को कलेक्ट कर रहे हो? फिर हांसो कहता है, ताकि मैं बाद में इसे ट्रेड कर सकूं। और वो मन ही मन सोचता है, ऐसा तो अभी कोई रूल नहीं बना है,
लेकिन बाद में ये रूल बन जाएगा और लोग रूल्स को पैसे की तरह यूज करना चालू कर देंगे। फिर ताइसुंग चिल्लाते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हारी बात सुनते हैं तुम हमें नीचे नजरों से देखते हो। तुम जो कर सकते हो वो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर हांसू ताइसुंग को देखकर सोचने लगता है, ये नहीं जानता कि ये किस जगह पर खड़ा है। मुझे उन्हें नीचे ले जाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि उनकी अभी औकात क्या है। फिर वो अपने डैगर की तरफ देखने लगता है और सोचता है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस आइटम को फिक्स करने की जरूरत है। फिर हांसू कहता है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो और रूल्स कलेक्ट कर रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को मेरी बात को मानना होगा और मैं अभी कह रहा हूँ कि तुम लोग अपने वेपन को मुझे दे दो। फिर ताइसुंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई लुटेरे हो? जबकि तुम्हारे पास तुम्हारा वेपन है तो तुम क्यों बोल रहे हो हमें हमारे वेपन को तुम्हें देने के लिए? क्या तुम अपने वेपन से लड़ नहीं सकते? फिर हांसू कहता है, ये ब्लेड्स बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, इसलिए अब इनका कोई भी यूज नहीं रहा, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ब्लेड चाहिए। तो तुम समझ गए? फिर ताइसुंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बहाने से हमसे हमारे वेपन ले सकते हो? अगर हम सभी वेपन्स तुम्हें दे देंगे तो हम किससे फाइट करेंगे? आखिर हम लोग भी यहाँ फाइट करने के लिए आए हैं। तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे पीठ के पीछे किसी बच्चे की तरह मुंह में अंगूठे को चूसते हुए खड़े रहें? फिर सांगजिन कहता है, अगर तुम्हें वेपन की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ताइसुंग चिल्लाते हुए कहता है, अपना बकवास करना बंद करो। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर हांसू कहता है, तो क्या जो नीचे है तुम उससे फाइट करना चाहते हो? फिर ताइसुंग कहता है, बेशक मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, इसमें डरने की क्या ही बात है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो लोग सिर्फ देखकर किसी को जज कर लेते हैं। फिर हांसू मनी मन सोचने लगता है, मुझे जैसे इससे उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि नीचे की तरफ क्या है, लेकिन उससे फाइट करने में मुझे भी काफी दिक्कत हो सकती है। फिर हांसू कहता है, ठीक है मैं तुम लोगों को दो ऑप्शन देता हूँ। पहला, तुम लोग नीचे जाओगे और उससे फाइट करोगे और उस बीच मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और दूसरा कि तुम लोग अपना वेपन मुझे दोगे और मैं तुम्हारे बदले उससे फाइट करूँगा। हांसू कहता है, तो अब तुम लोग किस ऑप्शन को चुनना चाहते हो? फिर सांगजिन कहता है, मैं यहीं पे रहूंगा, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन को चुनता हूँ। फिर मिही कहती है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो नीचे सच में खतरनाक मॉन्स्टर हो सकता है, इसलिए मैं भी दूसरा ऑप्शन को चुनती हूँ। ताइसुंग कहता है, इसलिए हमें फाइट करना चाहिए, साथ मिलकर उस खतरे का सामना कर सकते हैं। वो लालची कहीं का अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना चाहता है और सभी रिवॉर्ड को खुद अपने लिए लेना चाहता है, तो तुम क्या उसे ऐसा करते हुए देखते रहना चाहती हो? फिर उन्हें देख के हांसू सोचने लगता है, सांगजिन डरपोक है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो उनके साथ जाता है या नहीं, लेकिन मिही भी उनके साथ जाती है तो भी वो नीचे के मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएंगे। और उसने क्या कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। तुम खुशकिस्मत हो कि कैल समय में वापस नहीं आया, वो शायद अभी इंडिगो या पर्पल जोन में होगा। मैं यहाँ ज्यादा रुक नहीं सकता, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की जरूरत है। हांसू कहता है, ठीक है तुम लोग इसके बारे में नीचे जाके सोच लेना, अगर तुम लोग को लगता है कि तुम उससे लड़ सकते हो तो मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। फिर ताइसुंग कहता है, अब की ना तुमने कोई समझदारी वाली बात, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इसने कहा था कि अकेले फाइट करना चाहता है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई बड़ा रिवॉर्ड होगा। सिर्फ एक बेवकूफ इस तरह के मौके को अपने हाथों से छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और वो लोग चिल्लाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहे होते हैं और ताइसुंग जो इतने लंबे समय से लंबी लंबी फेंक रहा था वही सबसे आगे होता है। मिही कहती है, मैं सही थी, मैंने कहा था ना कि नीचे की तरफ खतरा है। फिर ताइसुंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि नीचे कुछ ऐसा होगा। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक होता है जो उन्हीं को ही देख रहा होता है। फिर उसे देखकर ताइसुंग सोचने लगता है, मैंने जो उम्मीद किया था ये मॉन्स्टर तो उससे बिल्कुल अलग है। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये मॉन्स्टर किसी और दूसरे डायमेंशन का हो। ताइसुंग वहाँ से भागने लगता है और हांसू को देखकर सोचने लगता है, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो इस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करना चाहता है। लगता है इसका दिमाग अभी ठिकाने में नहीं है। फिर हमें हांसू को दिखाया जाता है
और उसके बाद उस स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर वो स्नेक अपने सिर को ऊपर उठाता है, जिसे देखकर हांसो समझ जाता है कि वो अटैक करने वाला है। फिर वो पिलर के पीछे छुप जाता है और अपने कान को अपने हाथों से ढक लेता है। फिर वो स्नेक अपने मुंह से एक पावरफुल शॉक वेव अटैक कर देता है। फिर वो अटैक पिलर पे जाके लगता है, जिस वजह से वो पिलर पूरे तरह से चकनाचूर हो जाता है। फिर हमें हांसो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहाँ मैजिक रेजिस्टेंस के वजह से हांसो को उस अटैक से कुछ खास असर नहीं होता है। फिर हांसो उसे देखकर सोचने लगता है वो अपनी पावरफुल शॉक वेव अटैक को मैजिक के जरिए करता है और उसके स्किल्स किसी मामूली तलवार से काटे नहीं जा सकते। फिर वो स्नेक खड़ा हो जाता है और हांसो को ढूंढने लगता है। फिर वो अपने पूंछ से एक पिलर को तोड़ देता है, जिसके पीछे हांसो होता है, और वो पिलर के पीछे छुप के स्नेक मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वो भागते हुए सोचने लगता है ये कोई इजी ओपोनेंट नहीं है, लेकिन मैं इसकी कमजोरी को अच्छे से जानता हूँ। भले इसके स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके बीच का गैप कमजोर है। और वो स्नेक दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि हांसो ने जिस नाइफ को फेंका था वो उसके सीधे स्किल्स के गैप में जाके लगता है। इस वजह से वो स्नेक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पूंछ से हांसो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हांसो उस अटैक से जंप करके बच जाता है और पीछे की तरफ आ जाता है, और वो स्नेक मॉन्स्टर गुस्से से हांसो को देख रहा होता है। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर हांसो की तरफ एक पावरफुल शॉक वेव का अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए हांसो अपने दोनों हाथों से कानों को ढकता है। लेकिन उस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि हांसो को भी उससे दिक्कत होता है। फिर वो स्नेक अचानक से हांसो के ऊपर अपने पूंछ से अटैक कर देता है, जिस वजह से हांसो बहुत दूर फेंका जाता है और वो दीवार से टकरा जाता है। फिर धीरे धीरे करके वहाँ से धूल हटने लगता है, जहाँ हांसो की हालत भी बहुत खराब होती है। लेकिन स्नेक के पूंछ से अटैक करने से पहले हांसो ने अपने नाइफ को आगे कर दिया था, जिस वजह से वो नाइफ उसके पूंछ में लग जाता है और उस नाइफ में पॉइजन लगा होता है, जिसे देखकर वो स्नेक मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हांसो अपने नाइफ को जोर से पकड़ता है और बहुत तेजी से उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर वो अटैक करने के लिए जंप करता है और उसे देखकर वो स्नेक मॉन्स्टर भी उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है। फिर हांसो मनी मन सोचने लगता है मेरे पास 5 और ब्लेड है और मुझे इसके बॉडी में पॉइजन फैलने तक इसे संभालना होगा। और उस स्नेक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज को मिही भी सुन लेती है। फिर मिही अंडरग्राउंड के रास्ते को देखकर सोचने लगती है वो इतना दूर है, फिर भी उसकी चिल्लाने की आवाज यहाँ तक गूंज रही है। हांसो उस मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर रहा है, क्या वो ठीक होगा? फिर ताइसुंग कहता है मिही तुम अचानक से रुक क्यों गई? हमारे पास एक भी टाइगर नहीं है, इसलिए हमें कन्वीनियंस स्टोर की तरफ वापस जाना होगा। लेकिन मिही का ध्यान उसकी बातों की तरफ नहीं होता है और वो अंडरग्राउंड के रास्ते की तरफ देख रही होती है। फिर मिही कहती है मैं उसे देखने जा रही हूँ। फिर ताइसुंग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम होश में तो हो? फिर ताइसुंग अपने दांत पीसते हुए गुस्से से सोचने लगता है जब से वो यहाँ आई है तब से वो मुझे इग्नोर कर रही है। फिर ताइसुंग कहता है रुको हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। फिर वो लोग अंडरग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो लोग जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं तो मिही हांसू हांसू कह के चिल्ला रही होती है। फिर मिही सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हांसू का एक हाथ उस स्नेक के मुंह में होता है और वो स्नेक अपने मुंह से हांसो के हाथ को और जोर से दबाने लगता है, जिसके वजह से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है।